आज के दिन हम लोग सॉलिड स्टेट का 9वां लेसन 9th लेसन डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि 12th के सिलेबस में ब्रैग्स इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हमको क्रिस्टल को समझना है, उसके अंदर के चीज़ों को समझना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को डिस्कस करना है, तो ब्रैग्स इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। और बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में पूरे देश में और बिहार में सभी जगह पे सॉलिड स्टेट के टॉपिक में ब्रैग्स इक्वेशन दिया हुआ है। तो ब्रैग्स इक्वेशन है क्या? तो सिंपली हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं कि n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये यहाँ पे d क्या है? तो d है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि d हो गया n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। अब इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है और ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, इसकी चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं आपके साथ। तो सबसे पहले आप एक्सरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे कि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उसमें एक एक्सरे भी है। जैसे हमारा लाइट का रे है, अल्ट्रा वायलेट रेज है और यूवी रेज है, इंफ्रारेड है। तो जैसे हम लोग एक्सरे, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खासियत क्या होती है? तो ये रेडिएशंस वैक्यूम में सभी एक ही स्पीड से चलते हैं और वह स्पीड, लाइट का जो स्पीड आप देखते हैं वही है c, यानी लगभग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड का जो स्पीड है, उस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। और इनके ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितने भी रेडिएशंस हैं, उनके दो कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर होता है और ये जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उस डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा एक्सरे भी ऐसा ही एक रेडिएशन है जिसकी खोज 1901 ईस्वी में W.C. रंजन के द्वारा हुई थी। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि एक्सरे में काम करने वाले अभी तक 60 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, जो दुनिया का सबसे उत्तम वैज्ञानिक पुरस्कार माना जाता है। और इसके लिए ब्रैग को भी नोबेल प्राइज दिया गया है, दोनों को। ये एक पहली घटना है दुनिया की जिसमें पिता और पुत्र को, दोनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला है, जूनियर ब्रैग को और सीनियर ब्रैग को। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइट के रेडिएशंस के जैसे हैं, उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। उनकी प्रॉपर्टीज है डिफ्रैक्शन की, उनकी प्रॉपर्टीज है स्कैटरिंग की, उनकी प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन की। तो स्कैटरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यदि आप मीडियम में कहीं पर भी कोई छोटा सा एक डस्ट पार्टिकल होता है और लाइट वहां पे पड़ता है, तो लाइट चारों तरफ स्कैटर करता है, फैल जाता है। ये घटना स्कैटरिंग कहलाती है। और स्कैटरिंग के इस फेनोमेनन को डिस्कस करने के लिए अपने भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने इसी के कारण बताया कि हमारे आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो हमारे जो एक्सरेज हैं, इनके अंदर भी स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी है। और अब आप देखिए कि कोई भी जो एटम है यहाँ पर, जो हमारे क्रिस्टल प्लेन में इस तरह से बना हुआ है, रेगुलर अरेंजमेंट में है, ये सब हमारे जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये लैटिस प्लेन में वो एटम्स हैं या आयंस हैं, जिनको हम लोग स्कैटरिंग का पॉइंट मान सकते हैं। तो जब एक्सरेज इनके ऊपर आएगा तो ये एक्सरेज यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा या स्कैटर करेगा। अब ऐसे ही जो डिफ्रैक्शन पैटर्न स्कैटरिंग के बाद जनरेट होते हैं, उन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स की स्टडी करने से हम ब्रैग्स इक्वेशन बना सकते हैं। और क्रिस्टल के बीच का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग d कहते हैं,
इंटरप्लेनर डिस्टेंस इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, और यही इस इक्वेशन में दिया गया है। n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा जो हमने पहले लिखा है उस इक्वेशन में यही दिया हुआ है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यहां पे दो वैज्ञानिकों का नाम हमने लिखा है। एक 1912 में 1912 में लाउ का नाम दिया हुआ है, LAUE लाउ। इन्होंने सबसे पहले बताया कि एक्सरे के स्कैटरिंग से क्रिस्टल के इंटरप्लेनर डिस्टेंस को समझा जा सकता है, और लाउस मेथड भी एक दिया गया है। लेकिन 1915 में ब्रैग ने सिंपली कहा कि हम रिफ्लेक्शन के चीजों को भी कंसीडर करके हम एक्सरे के द्वारा हम डी का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रे यहां पर थीटा के एंगल पर इस पॉइंट पे आता है, और ये जो थीटा एंगल है इस पॉइंट पे आकर के यहां से यहां ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये एंगल भी इसमें थीटा का होता है। उन्होंने दो रे कंसीडर किए हैं। एक जो ये दो रे है ये पैरेलल रेज है। पहला रे इस जगह पर थीटा एंगल पर आया, दूसरा रे इस जगह पे थीटा एंगल पर आया। ये पॉइंट ए मान लीजिए एक रिफ्लेक्टर पॉइंट है, और इसमें ये बी पॉइंट जो है ये रिफ्लेक्टर पॉइंट है, ये यहां से ऐसे चला गया। चूंकि ये जो सेकेंड रे है इसके सामने में कोई एटम नहीं दिख रहा है, इसलिए ये यहां से पास कर गया। लेकिन ये जब यहां पर आया, सेकेंड प्लेन में आया, तो बी के पास एक एटम दिखता है, और इस एटम से ये रिफ्लेक्ट होकर के इस वापस इस तरफ से चला गया। अब आप देखिए कि यहां से यहां यदि हम लोग मिलाएं तो एक ये जो है डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमारा डी का कहलाएगा जो हमने यहां लिखा है। अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, जो सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ है। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर एंगल हो गया, और हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कोई नाम दे दें। ए बी लिखा है हमने, यहां पे सी ले लें और डी ले लें। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बने हुए दिखते हैं। एक ट्रायंगल है हमारा ए, ट्रायंगल आज बने हैं इसमें। एक ट्रायंगल है ए सी और बी। सी हमारा राइट एंगल है, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए डी और बी। यहां से यहां पे डी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये सॉरी ए सी बी ये ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए जो बीच का एंगल है वो राइट एंगल होता है, और ये एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं दो, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को यदि हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, और वो यहाँ पे ट्रायंगल में यहाँ डी आ गया है। ये एंगल हमारा थीटा है। ये पॉइंट हम ए बी और इसको सी लिखते हैं। यही जो ट्रायंगल आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी ट्रायंगल को हमने यहाँ पे उठा के ले आए। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो इस एंगल के लिए BC जो है हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, तो BC बटा AB यह साइन थीटा के बराबर होगा। यानी कि BC इक्वल्स टू AB साइन थीटा, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू D साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस BC इस ट्रायंगल में D साइन थीटा के बराबर हो गया। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में जो ADB हमारा दूसरा ट्रायंगल है, उसको भी हम लोग इसी तरह से बना के दिखा सकते हैं। केवल जहां पे हमने ये D पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट अब चेंज होकर के C के जगह पे हम D डाल देंगे। तो इसमें भी देखिए कि BD जो है ये भी D साइन थीटा के बराबर हो गया। अब BC और BD की का जो वैल्यू है ये हमने क्यों निकाला है? तो हमारे पास दो पैरेलल रेज हैं, एक रे 1 दूसरा रे 2। यदि मान लीजिए फर्स्ट रे A पॉइंट पर एक हमारा रिफ्लेक्टर पॉइंट है, वहां पे लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया।
लेकिन जो सेकेंड रे है उसके सामने आप देखिए कोई भी एटम नहीं है, आयन नहीं है, तो ये यहां से अंदर चला आ रहा है। और एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो काफी कम होता है, 1 से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में एक्सरे का वेवलेंथ है, जो बहुत छोटा है और ये क्रिस्टल पॉइंट के डिस्टेंस के बीच में होता है। तो ये यहां से अंदर आ गया और बी पॉइंट पर ये एक दूसरा लैटिस पॉइंट मिला, एटम मिला, जहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। तो मान लो कि यहां पर जो ये जो सेकेंड रे है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम जो ये परपेंडिकुलर डाले हैं उसको आप इधर से ऐसे देखिए, तो इस परपेंडिकुलर से जो ये एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल कर रहा है वो ये दूरी है, और इधर जो ये दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है वो ये दूरी है। यानी BC और प्लस BD ये सेकेंड रे के द्वारा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। क्या हुआ? एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड रे। और यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल इसका मान हो गया 2d sin थीटा के बराबर। हमने इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये 2d sin थीटा के बराबर हो गया। अब यहां पर जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, यह रिफ्लेक्टेड रेज यदि हमारा एक पैटर्न डेवलप करता है, यदि एक इंटरफेरेंस डेवलप करता है, तो फर्स्ट रे और सेकेंड रे जो है वो हमारा फेज में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेज में। और यदि वेव यदि फेज में हो तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 2d sin थीटा n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये वेव के इंटरफेरेंस के लिए या उनसे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है, यदि वेव फेज में है तो ये आप पढ़े होंगे। तो 2d sin थीटा n लैम्डा के बराबर हो गया, जहां n हमारा कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है अदर देन 0, और लैम्डा जो है यह एक्सरे का वेवलेंथ है। तो यदि हम आप देखिए कि यही इक्वेशन जो है ये ब्रैग्स इक्वेशन कहलाता है, जिसका डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको समझना है केवल कि ये जो हमारा प्लेन है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस d का वैल्यू निकालने के लिए है, और कई मेथड से हम इस d का मान निकालते हैं। पाउडर मेथड है और भी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इस d का वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह से ये इक्वेशन डिराइव हो गया। यानी कि d का वैल्यू आप यदि निकालना चाहें इस इक्वेशन से, तो d का मान आप लिख सकते हैं n लैम्डा बटे 2 sin थीटा। अब पाउडर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल होता है उसके पाउडर फॉर्म को हम लोग सिस्टम में डालते हैं। XRD डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम डालते हैं, और एक्सरे उसके ऊपर आता है, और वो एक रोटेटरी प्लेट पे डाला हुआ रहता है। वो प्लेट मूव कर रहा होता है, और जब एक्सरे उससे आते हैं तो डिफरेंट प्लेन्स उसमें हमको जो है वहां से जब हमारा ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है, इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम ये वैल्यू दे करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यह इक्वेशन ब्रैग्स इक्वेशन कहलाता है, जिसके द्वारा हम क्रिस्टलोग्राफी में इंटरप्लेनर डिस्टेंस d का मान निकालते हैं, जो क्रिस्टल को समझने के लिए बहुत उपयोगी होता है। और मुझे लगता है कि आप इस लेक्चर को आज समझे होंगे। किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप इसको अध्ययन करेंगे। थैंक यू।